हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? ठीक। आप ठीक तो हम भी ठीक। तो चलते हैं, अब कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट लाने का एक मुख्य कारण है, जो इस कारण को हम वीडियो के लास्ट में अंत में बताएंगे। आप सबों को एक सरप्राइज देने वाले हैं, और वो सरप्राइज क्या है, आप वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहिए। आपको वो सरप्राइज हैरान करने वाला है। तो चलते हैं देर ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ। संतुलित आहार को अंग्रेजी में बैलेंस डाइट कहा जाता है। संतुलित का मतलब संपूर्ण से होता है, आहार का मतलब भोजन होता है। यानी संतुलित आहार का अगर डिफिनीशन दिया जाए कि संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो वैसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो, वैसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो, संतुलित आहार कहलाता है, यानी बैलेंस डाइट कहलाता है। जैसे जैसे कहा कि इसमें एक शब्द आया क्या, एक शब्द आया पोषक तत्व, यानी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व का मतलब होता है कि वैसे आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, खनिज लवण हो, विटामिन हो, फाइबर हो, जल हो। इन सारे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स जिन खाद्य पदार्थों में एवं पेय पदार्थों में पाया जाता है, उसे ही हम संतुलित आहार बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गांव समाज में रहने वाले हैं, और संतुलित आहार हमको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, जिसके अभाव के कारण अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जानते हैं कि संतुलित आहार के कमी के कारण क्या होता है? शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, थकान, कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, बालों का झड़ना जैसे लक्षण दिखने लगता है। यदि यह असंतुलन लंबे समय तक बना रहता है, यानी कहने का मतलब कि हमको संतुलित डाइट, बैलेंस डाइट लंबे समय तक नहीं मिलता है, तो उसका एक खमियाजा होगा। वह खमियाजा क्या होगा कि हमें मधुमेह की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, हमें हृदय रोग हो सकता है, और जानते हैं सबसे भयावह और खतरनाक लाइलाज बीमारी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के प्रति सावधान और सचेत रहें। अब हम बात करेंगे बारी बारी से कि न्यूट्रिएंट्स का मुख्य स्रोत क्या है। कहने का मतलब कि हमारे जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, फाइबर, जल इत्यादि का मुख्य स्रोत क्या है, ये किन किन खाद्य एवं पेय पदार्थों में पाया जाता है। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत अनाज है। अनाज का मतलब जानते हैं कि अनाज का मतलब जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा इत्यादि है। कंदमूल, कंदमूल का मतलब, कंद का मतलब ताना से है और मूल का मतलब जड़ से है। तो ऐसे ऐसे ताना एवं जड़ जिनको जमीन के अंदर उगाया जाता है, अर्थात वैसे वैसे खाद्य पदार्थ जिसको जमीन के अंदर, वैसे खाद्य पदार्थ जिसको जमीन के अंदर उसका विकास होता है, वो फलता बढ़ता है, विकसित होता है, उसी को हम कंदमूल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मूली, गाजर, आलू, शलजम इत्यादि, ये हमारे कंदमूल है। और कार्बोहाइड्रेट हमें फल से भी मिलता है, और चीनी में भी पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट अर्थात इन खाद्य पदार्थों से
का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना। अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डर कहते हैं। बॉडी बिल्डर का मतलब होता है कि शरीर का निर्माण करने वाला, शरीर को बनाने वाला। अभी प्रोटीन शरीर को कैसे बनाता है, हम इसके कार्य विधि में चर्चा करेंगे। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत जैसे दाल में पाया जाता है, ऐसे दाल तो अब हमारे थाली से मूंग का दाल समाप्त है, क्योंकि मूंग की दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मूंग हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गया, चाना हो गया। चाना तो खैर प्रोटीन का भंडार ही कहा जाता है। तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है। दूध में दूध, दही, पनीर, मछली इत्यादि में भी प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन का कार्य क्या है? तो प्रोटीन कोशिका, ऊतक और अंगों का निर्माण एवं मरम्मत करता है। यानी प्रोटीन का मुख्य कार्य है सेल का निर्माण करना, कोशिका का निर्माण करना। हम जानते हैं कि सेलों के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। जब हमारे शरीर का इंटरनल पार्ट्स क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो उसका मरम्मत कौन करता है? यही प्रोटीन ही करता है। अगर प्रोटीन हमारे शरीर को नहीं मिले तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारे शरीर का अंगों, हमारे शारीरिक विकास होगा ही नहीं। तीसरा नंबर है वसा। वसा हमें दो स्रोतों से मिलता है। वसा को प्राप्ति का दो स्रोत है। पहला स्रोत जैसे जंतु से भी हमको फैट मिलता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि गाय भैंस दूध देती है और गाय भैंस के दूध से बने जितने भी खाद्य पदार्थ है उस सबों में वसा पाया जाता है। और जंतु से प्राप्त जो फैट होता है उस फैट को हम संतृप्त वसा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेचुरेटेड फैट कहा जाता है। अब दूसरा स्रोत वसा का क्या है? तो दूसरा स्रोत वसा का है पादप, यानी पेड़ पौधे से भी हमको वसा मिलता है, फैट मिलता है। तो पेड़ पौधे से जो हमको वसा मिलता है उसको हम असंतृप्त वसा कहते हैं, यानी अनसेचुरेटेड फैट कहते हैं। जैसे हमको पादप से कौन सा वसा मिलता है? तो जैसे पादप से जैसे तोरी, सरसों, तिल, नारियल इत्यादि के जो तेल होते हैं उसमें फैट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब जैसे फैट का और मुख्य स्रोत है जैसे दूध, मक्खन, घी, पनीर, तेल, सरसों, तोरी, तिल, नारियल इत्यादि से हमें फैट मिलता है। अब वसा का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा का भी मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन इसको ऊर्जा प्रदान करने का ढंग अलग है। यह ऊर्जा प्रदान करता है और भविष्य के लिए ऊर्जा का भंडारण भी करता है। यानी जब हमारे पेट में खाद्य एवं पेय पदार्थ नहीं रहता है तो जो हमारे स्किन के अंदर, शरीर के अंदर फैट जमा रहता है, वही फैट एनर्जी के रूप में कार्य करता है। यानी कहने का मतलब कि हमारे पेट में यानी उदर में अर्थात आमाशय में अर्थात स्टोमिक में अन्न जल नहीं रहता है, तब हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा यही भविष्य के लिए जो ऊर्जा का भंडारण है, जो स्किन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जमा है, वही हमारे शरीर के लिए कार्य करता है। जानते हैं फैट यानी कहा जाता है कि वसा जो होता है भविष्य के ऊर्जा का भंडार करता है। तो इसका दृश्य आपको छठ पर्व में कुछ महिलाओं को चेहरा देखने से पता चलता है। जैसे कोई पतली दुबली महिला है और कोई मोटी महिला है, तो पतली दुबली जो महिला होती है उसका चेहरा साफ सूख जाता है और जो थोड़ा हष्ट पुष्ट है उसका चेहरा उतना नहीं मुरझाता नहीं है। तो उसका चेहरा क्यों नहीं मुरझाया? मोटी जो हष्ट पुष्ट है महिला, उसका चेहरा क्यों नहीं मुरझाया? इसलिए नहीं मुरझाया कि उसके शरीर के अंदर जो फैट जमा है वह एनर्जी के रूप में बॉडी को मिलता रहा। और जो पतली दुबली महिला है उसको तो संचित वसा है ही नहीं है, जिसके कारण उसको एनर्जी नहीं मिला, उसका चेहरा मुरझा जाता है, काला पड़ जाता है।
उसके चेहरे पर से मुस्कान गायब हो जाता है। अब हम बात करते हैं खनिज लवण का, यानी मिनरल साल्ट का। तो खनिज लवण का मुख्य स्रोत क्या है? तो हरी पत्तेदार साग सब्जियों से हमको खनिज लवण मिलता है, मिनरल साल्ट मिलता है। खनिज लवण हमें दूध से भी मिलता है, दूध में भी खनिज लवण पाया जाता है। दूध का नाम सुनते ही कि दूध में खनिज लवण पाया जाता है, थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन जानते हैं खनिज और लवण का मतलब साल्ट होता है, साल्ट। अब कहेंगे कि दूध में कहीं नमकीन होता है? दूध भी नमकीन होता है। कब होता है? जब कोई जानवर प्रेग्नेंट हो जाती है और लंबे समय तक वह दूध देती रहती है, तो उसका दूध भी नमकीन लगने लगता है स्वाद में। तो इसलिए दूध में भी खनिज लवण पाया जाता है, दही में भी खनिज लवण पाया जाता है, मांस मछली में भी खनिज लवण पाया जाता है। अब खनिज लवण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका खनिज लवण का मुख्य कार्य है दांतों तथा हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। यानी खनिज लवण जो होता है वह हमारे दांतों को और हमारे हड्डियां को मजबूत करता है। शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है, यानी शरीर में हमारा जो जल होता है उसका बैलेंस बना करके कौन रखता है? यही खनिज लवण। और कौन कौन से खाद्य पदार्थ? तो हरी पत्तेदार साग सब्जियां, दूध, दही, मांस मछली इत्यादि। अब बात करते हैं विटामिन को। विटामिन को बॉडी गार्ड कहा जाता है। विटामिन को बॉडी गार्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे सेल को, टिश्यूज को, पार्ट्स को, अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन को बॉडी गार्ड कहा जाता है। अब विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सभी फलों में पाया जाता है। जितने भी रंग बिरंगी फल है उस सबों में विटामिन पाया जाता है। हरी साग सब्जियों, दूध, अंडा, मछली, साबुत अनाज, इस सबों में विटामिन पाया जाता है। अब साबुत अनाज किसको कहते हैं? तो चोकर वाला अनाज, जिसमें से चोकर निकाल दिया जाता है ना, छिलका को हटा दिया जाता है। जैसे गेहूं को पहले कूट करके उसमें से भूसी को अलग कर दिया, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, चना, ब्राउन राइस, ये सब हमारे साबुत अनाज है। अब कहता है क्या कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन का मुख्य कार्य है कोशिका, ऊतक तथा अंगों को सुरक्षा प्रदान करना तथा स्वस्थ रखना। अब हम बात करेंगे फाइबर का। फाइबर भी हमारे डिश में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए, और नहीं तो इसका भी खमियाजा हमको खाना खाने के तुरंत बाद भुगतना पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि फाइबर किन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो फाइबर रेशेदार साग सब्जियों में पाया जाता है। रेशेदार का मतलब क्या? कि जैसे भिंडी रेशेदार सब्जी है। सजना का मतलब हम उस सजना की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी स्त्री का पति है। हम सजना जो इतना बड़ा बड़ा पतला पतला होता है रेशेदार, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सजना में भी सजना में भी यानी सजवन जिसको शायद कहते हैं लोग, उसमें भी फाइबर पाया जाता है। यानी जितने भी रेशेदार साग सब्जियां हैं उसमें ये फाइबर पाया जाता है। हमारे आसपास में घिउरा भी उपजता है, घिउरा, झिगुनी, वो भी रेशेदार है, उसमें भी फाइबर पाया जाता है। तो कहा कि फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है? तो फाइबर का मुख्य स्रोत है रेशेदार साग सब्जियां, साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, ब्राउन राइस इत्यादि। इसमें फाइबर पाया जाता है। यानी चोकर वाला जो अनाज होता है, यानी छिलका वाला जो अनाज होता है, उसी में फाइबर पाया जाता है। जैसे अब कहा कि फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? तो फाइबर का मुख्य कार्य है सबसे इंपॉर्टेंट काम, पेट को साफ करना। फाइबर का काम है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, मजबूती प्रदान करना, कब्ज को दूर करना, कब्ज से बचाव करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर के वजन को बढ़ने या घटने नहीं देता है, यानी हमारे वजन को नियंत्रित रखता है, कंट्रोल करके रखता है। अब बात करेंगे अंतिम जल का। जल का मुख्य स्रोत क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। और जल का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का मुख्य कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना है। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? तो यह जल ही करता है। और
दूसरा इसका कार्य है कि श्वसन के रूप में हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हम श्वसन के रूप में जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल तक पहुंचाना ये जल का ही कार्य है। और हम जानते भी हैं कि सारे दुखों का जड़ जल ही है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। तो आज हमने पढ़ा पोषक तत्व, पोषक तत्व का मुख्य स्रोत और उसके कार्य। लेकिन पोषक तत्वों के अभाव में, यानी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग हैं, यानी अभाव जनित रोग है, इसकी चर्चा मैंने आज नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और हम जानते हैं कि लंबा वीडियो होने के बाद लोगों के पास बहुत कम समय रहता है और उसको देख नहीं पाता है। इसलिए इसको विस्तार से हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और आज मेरे लिए आज शुभ दिन भी है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज हम अभाव जनित रोग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मैंने अपना वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैंने कहा था कि आज मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं, और वह सरप्राइज क्या है पता है? आपको हैरान कर देगा। हैरान करने वाला बात है। देखिए, मेरा पोता आज हमसे बड़ा दिखता है। अब पूछिए कि कैसे? मैं 48 बरस का हूं, आज मेरा ये पोता 365 दिन 1 घंटा 25 मिनट का हो गया है। हमारा पोता आप लोगों से शुभकामना चाहता है। मुझे आशा है शुभकामनाएं अवश्य देंगे। धन्यवाद।